नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हुआ क्या है कि जो इंडियन अंटार्कटिका बिल है उसको लोकसभा से पास करवा दिया गया है, जिसे रिसेंटली अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसे लोकसभा से पास करवा दिया गया है। आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं, द हिंदू की एक खबर है, द लोकसभा पासेस इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022। तो यहाँ पर लोकसभा से इंडियन अंटार्कटिका बिल को पास करवा दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपोजिशन के द्वारा यहाँ पर विरोध किया गया है। उनके द्वारा कहना था कि हम इस पर कुछ और डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर चलता है मेजोरिटी पार्टी रूल, जिसके कारण से आसानी से इस बिल को लोकसभा से पास करवा दिया गया है। अब दोस्तों इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि इंडियन अंटार्कटिका बिल क्या है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं, क्या क्या प्रपोजल्स रखे गए हैं। हम जानेंगे कि इंडिया अंटार्कटिका को लेकर अपने अंदर लॉ क्यों बना रहा है और इंडिया अंटार्कटिका के क्या रिलेशंस हैं। साथ में हम जानेंगे अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में। तो बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। और एक बात और आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आप अपना धैर्य बनाकर जरूर रखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे इसी तरह की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो दुनिया है उसके अंदर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका सबसे भिन्न क्यों है? क्योंकि ये हमारे साउथ पोल के अंदर आता है। आप देख सकते हैं सबसे सदर्न मोस्ट जो रीजन है वहाँ पर अंटार्कटिका हमें देखने को मिलता है। अराउंड 60 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 90 डिग्री जो हमारे सदर्न लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलता है अंटार्कटिका वाला जो कॉन्टिनेंट है वो स्थित है। अब दोस्तों इस कॉन्टिनेंट की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर अपनी कोई नेटिव पॉपुलेशन नहीं रहती है। हालांकि लोग तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन इधर उधर से अन्य कंट्री से लोग यहाँ पर अभी गए हैं। तो जैसे ही इसकी डिस्कवरी हुई और लोग यहाँ पर जाने लगे तो इसके जो सोवरेंटी है उसको खतरा बढ़ गया। कैसे बढ़ गया कि जब दोस्तों यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं तो कोई भी रूल्स रेगुलेशंस, कोई भी नियम कानून नहीं थे। अब नियम कानून नहीं थे तो यहाँ पर लोग जाकर अपनी मन मर्जी से कुछ भी काम कर सकते थे। और यहाँ पर लोग कई बार तो अपने जो हिस्टोरिकल क्लेम्स है वो यहाँ पर दर्शा सकते थे, जिससे कि इसकी सोवरेंटी को खतरा बढ़ जाता था। वो ये बता सकते थे कि हमारे एंसेस्टर्स यहाँ पर रहते थे, हमारे एंसेस्टर्स ने यहाँ पर रूल किया है, जिसके कारण से इसकी सोवरेंटी को खतरा था। अब इसी खतरे को टालने के लिए यहाँ पर अंटार्कटिका ट्रीटी साइन करी गई। यहाँ पर एक पर्टिकुलर नियम व्यवस्था बनाने के लिए, लॉज एंड रेगुलेशंस यहाँ पर लाने के लिए यहाँ पर साइन करी गई अंटार्कटिका ट्रीटी। 1959 में इसको साइन किया था 12 कंट्रीज़ ने मिलकर, और ये 1961 से अपने जो एक्शन है उसमें आ गई, फोर्स में आ गई। और ये पर्टिकुलर ट्रीटी हमारी अर्थ का 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड वाला जो रीजन है उससे नीचे वाले रीजन पर काम करती है। मतलब कि हमारा जो साउथ पोल वाला रीजन है वहाँ पर काम करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी अर्थ है। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, दो टाइप की हमारी जो रेखाएं हैं वो हमारी अर्थ पर पाई जाती हैं। होती तो नहीं है, लेकिन ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आड़ी लाइन्स हैं इन्हें कहते हैं हम लैटिट्यूड्स, और ये खड़ी लाइन्स होती हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो दोस्तों ये जो दो पर्टिकुलर लाइन्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, और इससे नीचे वाला जो रीजन है 90 डिग्री तक, इसको हम कहते हैं अंटार्कटिका। यहीं पर हमें अंटार्कटिका देखने को मिलता है सदर्न पोल पर। तो इस पर्टिकुलर रीजन को कवर करती है अंटार्कटिका ट्रीटी। यहीं पर जो लॉज रेगुलेशंस बनाए जाते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो 12 कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर यहाँ पर अंटार्कटिका ट्रीटी को साइन किया था। आप नाम पढ़ सकते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके फ्लैग्स हैं, और यहाँ पर ये लोकेशन है अंटार्कटिका की जहाँ पर इन्होंने अपने अपने जो पोस्ट हैं वो बनाकर रखी हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों 54 नेशंस करंटली इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर अभी शामिल हैं, जिसमें से केवल 29 नेशंस ऐसे हैं जिन्हें राइट टू वोट प्राप्त है। मतलब कि वो किसी भी डिसीजन में यहाँ पर अपना वोट दे सकते हैं। केवल 29 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें एक इंडिया भी शामिल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी कंट्रीज़ हैं। जब इसको साइन किया गया था तब इसमें केवल 12 कंट्रीज़ थी, और अब इसमें ये जो दायरा है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें हो गई हैं। और दोस्तों इंडिया ने इसको साइन किया था 1983 में अंटार्कटिका ट्रीटी को। जब ये साइन हुई थी 1961 में, इसके बाद से इंडिया ने इसको साइन किया अराउंड 20 ईयर्स बाद। आप देख सकते हैं 22 साल बाद 1983 में इसको साइन किया, और सेम ईयर में ही उसे कंसल्टेटिव स्टेटस मिल गया। मतलब कि वो वहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं, जो भी नियम कानून बनता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है वहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं, अपना जो वोट है वो कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें इंडिया कर सकती है। अब इसके बाद दोस्तों एक और कन्वेंशन साइन किया गया था यहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ के जो मैराइन लिविंग रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों अब लोग तो आ ही चुके थे, तो लोगों के लिए कानून तो बन ही चुके थे, लेकिन यहाँ पर जब लोग आएंगे तो एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड होगा, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा। जैसे कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और नियम बनाए गए, जिसके लिए साइन किया गया कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैराइन लिविंग रिसोर्सेज। इसको साइन किया गया जहाँ पर यहाँ के जो एनवायरनमेंट है और मैराइन लिविंग रिसोर्सेज, आपने सुना होगा जहाँ वहाँ पर कई सारे मैराइन एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे कि आपने पेंगुइन नाम सुना होगा, आपने सुना होगा
सील्स का नाम। तो ये सारे के सारे जो जानवर हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं, इनको कोई नुकसान ना हो इंसानों के थ्रू, इसलिए उनको कंजर्व करने के लिए 1980 में इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को साइन किया गया था। अब इसके बाद दोस्तों वहाँ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए एक और प्रोटोकॉल साइन किया गया 1991 में, जो कि 1998 में इफेक्ट में आया, 1998 से वो लागू हुआ। तो ये अंटार्कटिका ट्रीटी के अंदर ही ये सारी चीज़ें साइन करी गई थी। अब इसके अंदर बोला गया कि जो अंटार्कटिका है वो एक नेचुरल रिजर्व है डिवोटेड टू द पीस एंड साइंस, यानी कि वो एक नेचुरल रिजर्व का काम करती है जो कि हमारी साइंटिफिक रिसर्च के लिए आवश्यक है। और यहाँ पर जो भी काम होना चाहिए वो बिल्कुल पीसफुली होना चाहिए, यानी कि यहाँ के जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको बिल्कुल भी इम्बैलेंस वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया था। अब इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इस पर्टिकुलर ट्रीटी को साइन करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। इसको साइन किया गया था टू डिमिलिटराइज अंटार्कटिका, यानी कि यहाँ पर कोई भी कंट्री अपनी आर्मी ना भेज सके और आर्मी भेजकर यहाँ पर कब्जा ना कर सके, इसलिए इसको साइन किया गया था। और यहाँ पर जो पूरा का पूरा जोन है, जो अंटार्कटिका वाला रीजन है, उसको पीसफुली रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ पर इसका उद्देश्य था। इसके अलावा दोस्तों कुछ टेरिटोरियल सॉवरेंटी के रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं, जो कंट्रीज़ के अंदर डिस्प्यूट होते हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए, ऐसे डिस्प्यूट ना हो उनसे बचने के लिए यहाँ पर इसको साइन किया गया था। इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों अब अंटार्कटिका बिल जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये तो आपका बैकग्राउंड होगा, जैसे मैंने आपको समझाया अंटार्कटिका ट्रीटी क्या थी। अब अंटार्कटिका बिल के बारे में बात करें तो दोस्तों जो अंटार्कटिका बिल है वो इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है विथ रिगार्ड टू अंटार्कटिका। मतलब है क्या यहाँ पर दोस्तों, होता यह है कि जो कंट्रीज़ हैं वो अब अंटार्कटिका में अपने अपने नियम कानून चला रही हैं। मतलब कि यदि किसी कंट्री के जो लोग हैं वो अंटार्कटिका में जाते हैं, कोई भी रिसर्च काम करते हैं, तो वहाँ पर उनका अपना लॉ लगता है। मतलब वहाँ पर उनके अपने नियम के हिसाब से वो वहाँ पर जाते हैं और अपना काम करते हैं। फिलहाल इंडिया के द्वारा ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया था, ऐसे कोई रेगुलेशंस नहीं थे कि इंडिया के जो लोग हैं वो अंटार्कटिका में जा सकते हैं और अपने नियम के हिसाब से कुछ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अराउंड 27 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो पहले ही अपने ऐसे लॉ बना चुकी हैं और उनका लेजिस्लेशन वहाँ पर उनके लोगों के लिए काम करता है। तो यहाँ पर इंडिया के लोगों के लिए और जो ऐसे लोग जो बाहर के हैं पर वो इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पर जाएंगे, उन लोगों को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर बिल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पर लोकसभा से इसको पास करवा दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 27 जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, आप इनके नाम पढ़ सकते हैं। इन्होंने अभी तक यहाँ पर अंटार्कटिका के अंदर अपने अपने जो नियम है वो लगा चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों पास्ट 40 ईयर्स के अंदर इंडिया लगातार अपने एक्सपेडिशंस भेज चुका है, लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई भी लेजिस्लेशन नहीं था, कोई भी कानून नहीं था। इंडिया इंटरनेशनल लॉ के अराउंड यहाँ पर सर्कमस्क्राइब्ड करता था, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ के अनुसार इंडिया अपने काम करता था, इंडिया खुद का कोई लॉ नहीं था। तो इस पर्टिकुलर बिल के अंदर एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट तैयार करी गई है जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं जो कि इंडिया के लोगों के ऊपर काम करेंगे ऑन द अंटार्कटिका। जब लोग अंटार्कटिका में जाएंगे, चाहे वो साइंटिफिक एक्सपीडिशन के लिए हों, चाहे वो टूरिस्ट हों, चाहे वो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो या फिर कोई कंपनी के थ्रू जा रहे हों, तो ऐसे व्यक्तियों पर ये जो रूल्स हैं वो काम करेंगे अंटार्कटिका के अंदर। ऐसी लिस्ट यहाँ पर तैयार करी गई है। तो यहाँ पर माना गया था कि जब हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं अंटार्कटिका के अंदर बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर अपना एक अलग से डोमेस्टिक लॉ होना चाहिए। हम इंटरनेशनल लॉ के अराउंड वहाँ पर अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको नहीं कर सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंदर दोस्तों जब हमारा डोमेस्टिक लेजिस्लेशन यहाँ पर काम करेगा, जब हमारे जो डोमेस्टिक लॉज हैं, डोमेस्टिक जो कानून हैं वो काम करेंगे, तो यहाँ पर अंटार्कटिका ट्रीटी और जो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स इंडिया ने साइन करके रखे हैं उनको और मजबूती प्राप्त होगी। इसके अलावा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया गया है। मतलब कि अंटार्कटिका के अंदर यदि कोई क्रिमिनल केस हो जाता है, चाहे वो इंडियन सिटीजन के द्वारा किया गया हो या फिर ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो जो कि फॉरेन सिटीजन है लेकिन वो इंडिया के एक्सपेडिशन के थ्रू गए हैं, इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए गए हैं, तो उन व्यक्तियों पर यहाँ पर काम करेंगे जो कोर्ट्स हैं वो इंडिया के द्वारा अलग से सेटल करे जाएंगे। वो कोर्ट यहाँ पर काम करेंगे, उनके जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया गया है, उनको पावर दी गई है। इसके अलावा अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जो कि डील करता था विद द क्राइम्स कमिटेड ड्यूरिंग एन एक्सपेडिशन। इसके अलावा यदि एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कोई क्राइम होता था, ऐसा कुछ काम हो जाता था कि जिससे कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो डैमेज हो जाता था, तो तब भी इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं था जिससे कि वहाँ पर उन लोगों के खिलाफ कोई भी केस दर्ज किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के अब मेन प्रोविजंस देख लेते हैं हम इस पर्टिकुलर बिल के। तो यहाँ का सबसे मेन जो प्रोविजन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया गया है, उनको पावर दी गई है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ट्रायल्स कर सकते हैं, जो भी क्राइम्स कमिट किए जाते हैं वहाँ पर एनवायरनमेंट के खिलाफ और वहाँ पर जो रूल्स तोड़े जाते हैं उसके खिलाफ यहाँ पर जो कोर्ट्स है उनको पावर दे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों ये जो बिल है ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है रेगुलेशंस का, मतलब कि इंडिया के लोगों के लिए कुछ रेगुलेशंस का, कुछ कानूनों का एक तरह से एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है। और इसमें ध्यान रखा गया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, साथ में फ्रेगाइल नेचर ऑफ द रीजन। मतलब कि जो अंटार्कटिका है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेगाइल है, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक तरह से सेंसिटिव रीजन है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है और वहाँ पर थोड़ी सी भी यदि
लापरवाही होती है तो हमें कई सारे बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, कई सारे घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है परमिट सिस्टम। यहाँ पर एक एलेबोरेट परमिट सिस्टम बनाया गया है, जिससे कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई एक्सपेडिशन या फिर यदि कोई इंडिविजुअल अंटार्कटिका में जाने की विश रखता है, अंटार्कटिका में जाना चाहता है, तो उसे परमिशन लेनी होगी। अब किससे परमिशन लेनी होगी? तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक परमिशन कमेटी बनाई गई है। एक कमेटी ऐसी बनाई गई जहाँ पर कई सारे मेंबर्स हैं जो कि कई सारी मिनिस्ट्रीज से आते हैं। लगभग सभी इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनसे ये मेंबर्स चुने जाते हैं। जैसे कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गई, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, इसके अलावा दोस्तों एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और कई सारी जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके मेंबर्स यहाँ पर बिठाए जाते हैं। साथ में एक मेंबर होता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च का, और एक मेंबर होता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट एंड एक्सपर्ट ऑन अंटार्कटिका। यहाँ से एक एक मेंबर्स लिए जाते हैं और कई सारे मेंबर्स हमारी मिनिस्ट्रीज से होते हैं, जो कमेटी यहाँ पर बैठती है और यही यहाँ पर परमिशन देती है। यदि कोई व्यक्ति जाना चाहता है अंटार्कटिका तो उसे यहाँ से परमिट लेना होगा। अब दोस्तों ये परमिट कैंसिल भी किया जा सकता है यदि इनको ये लगता है कि ये गलत तरीके से परमिट लेना चाहते हैं, गलत इंटेंशन के साथ वहाँ पर जाना चाहते हैं। यदि कोई भी डिफेक्ट, कोई भी डिफिशियंसी उनको इसमें दिखती है तो आपका जो परमिट है वो तुरंत की तुरंत कैंसिल किया जा सकता है। इसके बाद जो अगला इसमें प्रोविज़न रखा गया है वो है कॉमर्शियल फिशिंग का। अभी तक ये होता था कि जो इंडिया के लोग थे उनको अलाउ नहीं था कॉमर्शियल फिशिंग करना वहाँ पर, लेकिन कई सारी कंट्रीज़ वहाँ पर अभी कॉमर्शियल फिशिंग करती हैं, लेकिन इंडिया के लिए अलाउ नहीं था। लेकिन अब इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू इंडिया कर सकती है, अपनी जो कॉमर्शियल फिशिंग की एक्टिविटी है उसको अंजाम दे सकती है। लेकिन यहाँ पर इंडिया के जो लोग हैं उनको फॉलो करना होगा, इंटरनेशनल लॉ और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी, जिसके कारण से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जो अगला प्रोविज़न है वो है टूरिज्म। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको फिशिंग के बारे में बताया, टूरिज्म के लिए भी इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर अंटार्कटिका के दरवाजे खुले नहीं थे। इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी नियम नहीं था कि इंडिया के लोग वहाँ पर जाकर टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। हालांकि कुछ इंडियन लोग गए भी थे, लेकिन वो ऐसे कंट्रीज़ के थ्रू गए थे, ऐसी कंट्रीज़ के एक्सपीडिशंस के थ्रू गए थे जो कि वहाँ पर फॉरेन टूर के लिए अलाउ थी, लेकिन इंडिया के लोग अभी तक नहीं गए थे। अब इस बिल के थ्रू क्या होगा कि इंडिया के जो लोग हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं फॉर द टूरिज्म पर्पज़। कोई भी लोग जा सकते हैं, कोई भी एक्सपीडिशन जा सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको फिशिंग के बारे में बताया, इसके अंदर भी हमें स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो करने होंगे, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इसमें लगाई गई हैं जो कि हर एक व्यक्ति को फॉलो करनी ही होंगी यदि वो वहाँ पर जाने की इच्छा रखता है, वहाँ पर घूमने की इच्छा रखता है तो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं इस बिल के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस बिल के अंदर, इसमें जो प्रपोजल्स हैं वो रखे गए हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ प्रोविजंस की, मतलब कि अंटार्कटिका में जाकर आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस हम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, एक्सकवेशन नहीं कर सकते हैं, कोई भी मिनरल रिसोर्सेज का एक्सकवेशन आप नहीं कर सकते हैं, वहाँ से उत्खनन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम कुछ मिनरल डिपॉजिट के लिए वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं देख सकते कि कहाँ पर हमें कौन सा मिनरल मिल सकता है। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए विथ ग्रांटेड परमिट, मतलब कि केवल परमिट के थ्रू ही हम यहाँ पर साइंटिफिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ना कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं जैसे कि हम डैमेजिंग ऑफ नेटिव प्लांट्स, मतलब नेटिव प्लांट्स को डैमेज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर फ्लाइंग और लैंडिंग हेलीकॉप्टर्स और ऑपरेटिंग वेसल्स दैट कुड डिस्टर्ब बर्ड्स एंड सील्स, तो हम वहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ा नहीं सकते हैं, वहाँ पर लैंड नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इससे वहाँ के जो बर्ड्स हैं, वहाँ के जो सील्स नाम के जो जानवर रहते हैं उन सभी को डिस्टर्बेंस होगा। इसके अलावा हम फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिससे कि बर्ड्स और एनिमल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा वहाँ की जो सॉइल है उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, कोई बायोलॉजिकल मटेरियल को वहाँ से रिमूव करके नहीं ला सकते हैं अपने घर। इसके अलावा दोस्तों एंगेज इन एनी एक्टिविटी दैट कुड एडवर्सली चेंज द हैबिटेट ऑफ द बर्ड्स एनिमल्स, हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं हो सकते हैं जैसे कि वहाँ के जो बर्ड्स हैं, वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट को दिक्कत आए। मतलब कि यदि हम मान लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, अंटार्कटिका के अंदर कई सारे पेंगुइन्स पाए जाते हैं, तो हम वहाँ पर जाकर उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, हम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं जिससे कि उनको रहने के लिए जगह ही ना बचे। इसके अलावा किल, इंजर और कैप्चर यानी बर्ड और एनिमल, तो वहाँ के कोई भी बर्ड और एनिमल को हम मार नहीं सकते हैं, उनको इंजर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी हम एक तरह से उनके लिए कोई भी दिक्कत हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गई वहाँ की चीज़ों को डिस्टर्ब करने की बात है। अब हम अपनी तरफ से भी कोई एनिमल को वहाँ पर ले जाकर नहीं छोड़ सकते हैं। हम अपनी तरफ से ऐसे कोई एनिमल को जो कि वहाँ पर नहीं रहता है, वहाँ का वो नेटिव नहीं है, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसको उससे वो परिचित नहीं है, ऐसे कोई एनिमल्स को, ऐसे कोई बर्ड को, ऐसे कोई प्लांट को भी वहाँ पर हम जाकर नहीं लगा सकते हैं जिससे कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो प्रभावित हो, वहाँ की जो क्लाइमेट है उसको इफेक्ट पड़े, ऐसी चीज़ों को हम वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ स्पीशीज़ फॉर साइंटिफिक रिसर्च नीड टू बी डन थ्रू अ परमिट, तो यदि किसी स्पीशीज़ को हम वहाँ पर ले जाना
जाना चाहते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर वहाँ की जो स्पीशीज़ है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं थ्रू अ परमिट, जिसके लिए भी हमें काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिसर को यहाँ पर अपॉइंट करती है जो कि इंस्पेक्शन के लिए अपना जो ध्यान रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं पेनल्टी सिस्टम की। यदि कोई काम हो भी जाता है गलती से, यदि हम कुछ काम कर भी देते हैं, यहाँ पर किसी नियम का उल्लंघन हो जाता है, तो इसमें पेनल्टी की क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर इस बिल के अंदर जो कोर्ट हैं उनका जुरिस्डिक्शन बढ़ाया गया है, उनको पावर दी गई है कि वो अपने हिसाब से अंटार्कटिका में जो भी क्राइम होंगे इंडियन सिटीजन्स के थ्रू या फिर इंडियन एक्सपेडिशन में जो फॉरेनर्स जाएंगे उनके थ्रू जो भी क्राइम करे जाएंगे उनके लिए अपना जो जुरिस्डिक्शन है वो कर सकते हैं, अपने जो ट्रायल्स हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग से कुछ कोर्ट बनाए जाएंगे जो कि यहाँ पर अंटार्कटिका के जो केसेस हैं उनको देखेंगे। अब यहाँ पर जो मिनिमम पेनल्टी है उसका प्रोविज़न रखा गया है इम्प्रीजन बिटवीन 1 to 2 ईयर, मतलब 1 या 2 साल की जो इम्प्रीजनमेंट है, एक या 2 साल की जो जेल है वो। इसके अलावा 10 से 50 लाख तक का फाइन यहाँ पर लगाया जाएगा उस व्यक्ति के अंदर। यदि कोई भी यहाँ पर ये जो मिनिमम बात है ना, यहाँ पर जो मिनिमम की बात करी जा रही है, कम से कम सज़ा यहाँ इतनी है। अब यहाँ पर यदि कोई एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी स्पीशीज़ होती है जो कि अंटार्कटिका की नेटिव स्पीशीज़ है तो वहाँ पर जो सज़ा का प्रोविज़न है वो है 7 ईयर की इम्प्रिजनमेंट, और यहाँ पर जो फ़ाइन है वो है 50 लाख रुपए। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई करता है डंपिंग ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, वहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करता है, इसके अलावा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है कोई, तो उसके लिए जो सज़ा है उसकी रेंज है 20 साल की जो इम्प्रिजनमेंट, और यहाँ पर 50 करोड़ रुपए तक का फ़ाइन यहाँ पर लगाया जा सकता है उस व्यक्ति के अंदर। तो यहाँ पर इतनी जो सज़ा है उसका प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, इसमें ये सारी की सारी चीज़ें थी, हमने बिल्कुल डिटेल में समझा इस बिल के बारे में जो कि यहाँ पर लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी डिटेल्ड वीडियो ये थी। तो दोस्तों उम्मीद है आप सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम तुरंत उसका आंसर आपको कर देंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के अपडेट मिल जाएंगे, फ्री PDFs मिलते हैं और फ्री क्विज़ मिलती हैं जिससे आप अपनी जो नॉलेज है उसको टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ग्रुप डी के जो त्रिनेत्र बैच हैं वो स्टार्ट करे गए हैं। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो MJT एजुकेशन के द्वारा आपको GS और साइंस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जाते हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं क्योंकि जो रेट है ये कभी भी बढ़ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल्ड PDF मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको एक नंबर दिया होता है साथ में, यदि आपका कोई डाउट है तो वो आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाइए, इस ऐप को सर्च कीजिए और यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। साथ में आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ पर आपको फ्री वीडियोस मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, क्विजेज मिलती हैं, सारी की सारी ई-बुक्स मिलती हैं, आपको स्टडी मटेरियल, कई सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो यदि आप इसको डाउनलोड करते हैं तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं दोस्तों। इसके अलावा यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। यदि अभी तक आपने MJT एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।